और दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें इससे पहले की वीडियो में हमने कंडेल नहर सत्याग्रह, बीएनसी मजदूर मिल आंदोलन और असहयोग आंदोलन को पढ़ लिया है। देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 से 21-22 तक के चला था। उसके पश्चात 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन होता है 1922 में, जिसकी अध्यक्षता CR दास द्वारा किया जाता है, चित्तरंजन दास द्वारा। उसमें देखिए, पार्टी में जो है मतभेद उत्पन्न होता है, कांग्रेस पार्टी में मतभेद उत्पन्न होता है और कुछ लोगों का मानना था कि असहयोग आंदोलन को जारी रखा जाए, जिसके लिए जो है पूरी तरह से जो है सरकार का बहिष्कार किया जाए, उसके किसी भी संस्था में भाग नहीं लिया जाए। परंतु जो है एक अलग मतभेद वाले समूह निकलते हैं, जिसमें कौन से CR दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू लोग शामिल होते हैं। उनका मानना था कि सरकार के अंदर ही रह के, तो सरकार में ही उनके अंदर उन्हीं में रह के जो है उनके जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं उन सब का विरोध करके जो है हम एक नया स्टार्ट कर सकते हैं करके। तो बदलते समय के साथ बदलते नीति के अनुसार जो है ऐसा फैसला लिया जाता है। तो इसमें देखिए, गया अधिवेशन में मतभेद होता है। उसके बाद जो है 1923 में स्वराज दल का गठन होगा। तो उसी स्वराज दल को पढ़ना है और स्वराज दल का जो है छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव होता है इसे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम स्वराज दल का गठन। उसकी पृष्ठभूमि यहाँ दिया गया है कारण के रूप में। तो दिसंबर 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बिहार के गया में आयोजित किया गया, जिसमें अध्यक्ष CR दास द्वारा काउंसिल प्रवेश के समर्थन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो खारिज हो गया। फलस्वरूप देशबंधु CR दास के स्वराज पार्टी गठित करने का निर्णय लिया। देखिए, उनके द्वारा जो है काउंसिल में प्रवेश करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जाता है, जिसे खारिज हो जाता है। इसी कारण उनके द्वारा एक नया पार्टी का गठन किया जाता है, जिसका नाम होता है स्वराज पार्टी। तो इस पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923, तो कब 23 को हुआ है, 1923 को आप याद रखेंगे, 1 जनवरी 1923 को। तो इसके प्रमुख संस्थापक सदस्य में देशबंधु चित्तरंजन दास और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू। तो अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। तो देखिए, चित्तरंजन दास जी का कहना था कि बदलते हुए समय के लिए बदलते हुए कर्म पद्धति अपनाना होगा। तो यही जो है बदलते हुए समय के लिए स्वराज दल जो है कांग्रेस से अलग होकर के एक स्वराज दल का गठन किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? विधानमंडलों में चुनाव लड़ना, देश विरोधी विधि एवं कानूनों का विरोध करना। तो विधानमंडल में शामिल होकर वहां विधि एवं कानून जो देश विरोधी हो उन सभी का विरोध करना। मान्यता देखिए, सितंबर 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है इस पार्टी को मान्यता प्राप्त होता है, सितंबर 1923 में। चलिए, अब इसी स्वराज दल का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव रहेगा उसे हम देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत में 1923 में सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में स्वराज दल गठित किया गया। तो यहाँ मध्य प्रांत के लिए किन्हें चुना जाता है स्वराज दल के प्रमुख नेता के रूप में? सेठ गोविंद दास। राघवेंद्र राव छत्तीसगढ़ के स्वराज दल के प्रमुख नेता थे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राघवेंद्र राव और मध्य प्रांत क्षेत्र में सेठ गोविंद दास को प्रमुख नेता चुने जाते हैं। इस दल में सम्मिलित छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेताओं की सूची दिया गया है। तो देखिए, स्वराज दल में छत्तीसगढ़ के भी बहुत नेताओं ने पार्टिसिपेट किया था। तो देखिए, रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल और शिवदास ढागा, बिलासपुर से राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्ता और राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल। तो बड़े बड़े नेता जो हैं छत्तीसगढ़ में, जो फेमस बड़े बड़े नेता थे, उन सभी ने जो है स्वराज दल को ज्वाइन कर लिया था। तो देखिए, यहाँ सुंदरलाल शर्मा जी का नाम नहीं दिख रहा है, तो सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा जो है ज्वाइन नहीं किया गया था उन स्वराज दल को। अब इसका परिणाम क्या निकलेगा? नवंबर 1923 के मध्य प्रांत एवं बरार के प्रांतीय चुनाव में इस दल को 70 स्थानों में से, तो 70 सीट थे मध्य प्रांत में, उसमें से 42 सीट प्राप्त हुआ था, जो विधान परिषद में पूर्ण बहुमत थी। तो मध्य प्रांत में भी इन्होंने जो है क्या किया था? पूर्ण बहुमत के साथ जो है यहाँ सरकार बनी, जिसमें छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल, राघवेंद्र राव, घनश्याम सिंह गुप्त स्वराज पार्टी से निर्वाचित हुए थे। तो छत्तीसगढ़ से ये 3 जीते हुए थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल, राघवेंद्र राव, घनश्याम सिंह गुप्त। स्वराज दल की ओर से 1923 में मध्य प्रांत विधान परिषद से निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य, तो भाग लेने वाले सदस्यों में रविशंकर शुक्ल, शिवदास ढाका, राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल थे। मध्य प्रांत विधानसभा 1924 से 26 था, उसमें छत्तीसगढ़ से निर्वाचित स्वराज दल के सदस्य, तो स्वराज दल के निर्वाचित सदस्यों में 4 सदस्य के नाम याद रखने हैं आपको।
तो पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सेगुप्त, ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल। तो इन चारों जो है निर्वाचित हुए थे 1924 से 26 में, जो मध्य प्रांत विधान परिषद का चुनाव हुआ था। ठीक, तो इन चार द्वारा छत्तीसगढ़ से स्वराज दल से जीते हुए थे। ठीक, तो इन चारों का नाम याद रखना है। यहाँ दिया गया है पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी के संस्थापक नहीं थे। तो सुंदरलाल शर्मा जी जो है स्वराज पार्टी में शामिल भी नहीं थे। देखिए, इसी दौरान जो है एक सेवा समिति का गठन होता है। स्वराज पार्टी के प्रचार में सेवा समिति का नामक संस्था ने सहयोग किया था। तो सेवा समिति, इसका नाम आपको याद रखना है। यह 1923 में गठित किया गया था। इन्होंने स्वराज पार्टी के प्रचार एवं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। सेवा समिति सक्रिय सदस्य में घनश्याम सिंह गुप्त, खूबचंद बघेल और सर्वदत्त वाजपेयी, ये तीनों जो है इसमें क्या थे, सक्रिय सदस्य से स्वराज पार्टी के। अब चलिए अगला देखिए, झंडा सत्याग्रह 1923 में ही दिखाई देगा झंडा सत्याग्रह। इसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस के द्वारा चरखा युक्त तिरंगा को राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया और समुच्चय देश में इसका प्रचार किया गया। तो चरखा युक्त झंडा पहले 1923 में बनता है, उसके बाद झंडा सत्याग्रह प्रारंभ होगा। तो झंडा सत्याग्रह का प्रथम चरण 11 मार्च 1923 को, 11 मार्च 1923 याद रखेंगे, स्थान था जबलपुर का टाउन हॉल। जबलपुर के टाउन हॉल में प्रथम झंडा सत्याग्रह आयोजित किया जाता है 11 मार्च 1923 को। इस सत्याग्रह में जबलपुर के टाउन हॉल और जबलपुर नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया गया, जिसमें वहां के डिप्टी कमिश्नर ने उतारने का आदेश दिया, किंतु कांग्रेस सदस्यों ने आज्ञा नहीं मानी। परिणाम स्वरूप पुलिस उस झंडे को उतारकर पैरों से कुचल दिया, जिससे कांग्रेस जनों में उत्तेजना फैल गई और सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। ठीक, तो ये जो है सत्याग्रह प्रारंभ, झंडा सत्याग्रह कैसे प्रारंभ हुआ उसकी पृष्ठभूमि है। तो सबसे पहले जबलपुर टाउन हॉल से प्रारंभ होता है 11 मार्च 1923 को। झंडा फहराया जाता है, पर वहाँ के डिप्टी कमिश्नर के आदेश से उतार दिया जाता है और पैर से कुचल दिया जाता है, जिससे जो है कांग्रेस जन उत्तेजित हो जाते हैं और यह झंडा सत्याग्रह प्रारंभ होता है। फिर देखिए दूसरा चरण कहाँ दिखाई देगा झंडा सत्याग्रह का, बिलासपुर में 31 मार्च 1923 को बिलासपुर में जो है दूसरा झंडा सत्याग्रह होता है। यह प्रांतीय राजपूत सम्मेलन के अवसर पर, तो इसी समय जो है प्रांतीय राजपूत सम्मेलन था, उसी अवसर पर बिलासपुर के स्थानीय टाउन हॉल में झंडा फहराया गया। इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह बिलासपुर से प्रारंभ हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में जो झंडा सत्याग्रह है 21 मार्च 1923 को बिलासपुर से प्रारंभ हुआ था। अगला देखिए, नागपुर झंडा सत्याग्रह, यह 13 अप्रैल 1923 को हुआ था। इसके नेतृत्व किए थे जमनालाल बजाज। राष्ट्रीय झंडा सत्याग्रह विहद रूप नागपुर से प्रारंभ हुआ है। तो राष्ट्रीय सत्याग्रह का जो है झंडा सत्याग्रह का सबसे बड़ा रूप यहाँ से देखने को मिलेगा, जो 13 अप्रैल 1923 को जमनालाल बजाज के नेतृत्व में किया गया। इस सत्याग्रह में छत्तीसगढ़ से कई सत्याग्रहियों ने भाग लिया था, जो बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग से थे। तो इन बहुत सारे सत्याग्रहियों द्वारा जो है नागपुर के झंडा सत्याग्रह में भाग लिया गया था। तो देखिए कौन कौन कहाँ कहाँ से शामिल थे। तो छत्तीसगढ़ के सहभागियों में रायपुर जिले के धमतरी तहसील से सर्वाधिक लोग, लगभग 100 लोग इस झंडा सत्याग्रह में भाग लिए थे, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा किया गया था। तो धमतरी से 100 लोग गए थे। शामिल सदस्यों में श्यामलाल सोम, परदेसी रामध्रुव, विशंभर लाल पटेल, पंचम सिंह नेताम, कन्हैया सिंह, समारू राम, गोवर्धन सिंह, शोभा राम, पंच सिंह, रामजी गौड़, निरंजन सिंह, कल्याणकारी ध्रुव, राम दुलारे, हरखाराम, साधुराम, फगुआराम, पर्वतराम आदि। तो ये सभी जो है धमतरी क्षेत्र से शामिल थे। इनका नाम हम जंगल सत्याग्रह में भी देख चुके हैं। तो ये सब जंगल सत्याग्रह के जो है प्रमुख नेतृत्व करने वाले थे वे सभी है। देखिए इनका गिरफ्तारी आंदोलनकारी अवधराम गौड़, कल्याण सिंह, कन्हैया लाल ताम्रकर जो राजिम से थे, इन तीनों के से 6 माह तक के कठिन कारावास का दंड दिया गया। तो इसी झंडा सत्याग्रह के दौरान अवधराम गौड़, कल्याण सिंह और कन्हैया लाल ताम्रकर, इन तीनों को गिरफ्तार करके 6 माह का कठिन कारावास दिया जाता है। झंडा सत्याग्रह का स्थगन 18 अगस्त 1923 को विट्ठल भाई पटेल और तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी फ्रॉक्सलाई के मध्य समझौते के तहत स्थगन तथा बंदी बनाए गए सत्याग्रही को रिहाई पर किया गया। तो बहुत सारे सत्याग्रहियों को बंदी बना लिया जाता है, इसके लिए फिर समझौता करना पड़ता है अंग्रेजों के साथ। तो इसमें देखिए हम कांग्रेस पार्टी की ओर से विट्ठल भाई पटेल रहते हैं और यहाँ अंग्रेजी अधिकारियों की ओर से जो है फ्रॉक्सलाई रहते हैं। तो इन दोनों के मध्य क्या होता है, 18 अगस्त 1930 को समझौता होगा, जिसमें बंदियों को छोड़ने के बदले में यह सत्याग्रह को समाप्त किया जाता है। ठीक, तो इतना याद रखना है आपको। और देखिए क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने अप्रैल 1923 में नागपुर में हुए
ठंडा सत्याग्रह में भाग लिया था। तो इन सभी का आप नाम देख सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से श्यामलाल सोम का नाम प्राप्त होगा आपको, परदेसी राम नहीं दिखे, नारायण राव गनोद वाले, विशंभर पटेल। तो देखिए इनमें से कौन कौन से शामिल थे, परदेसी राम ध्रुव के थे, विशंभर पटेल थे, इसमें नारायण लाल गनोद वाले का नाम नहीं दिखेगा। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 किसमें है, सी, तो आंसर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन 1923। तो 1923 का अधिवेशन जो है काकीनाडा में होता है। तो चलिए काकीनाडा अधिवेशन के संबंध में क्या क्या हमें याद रखना है। यह दिसंबर 1923 में हुआ। इसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली द्वारा किया जाता है। स्थान काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसकी यात्रा धमतरी से काकीनाडा तक की यात्रा किया जाएगा। यहाँ के इसके नेतृत्व करेंगे नारायण राव मेघाले। तो इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के भी जो है राजनेताएं निकलते हैं वहाँ, आंदोलनकारी कहाँ काकीनाडा के लिए निकलते हैं। और इसमें देखिए इनके पैदल यात्रा निकला जाता है और इसके नेतृत्व करते रहेंगे नारायण राव मेघावली। तो ये 25 सदस्यों की एक झुंड बनता है। इन सदस्यों द्वारा जो है पैदल ही बस्तर के रास्ते से काकीवाड़ा जाते हैं। इनके सदस्यों में देखिए तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, रामजी लाल सोनी, गिरधारी लाल तिवारी, श्यामलाल गुप्ता, श्यामलाल सोम, ये सब शामिल थे काकीनाडा जाने वाले समूह में। बस्तर के रास्ते से पैदल चलकर काकीनाडा अधिवेशन में भाग लेने आंध्र प्रदेश जाना था इन्हें। पैदल यात्रा का उद्देश्य बस्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना था। तो देखिए बस्तर क्षेत्र में अभी जो है आंदोलन देखने को नहीं मिला है, तो उन्हीं सभी आंदोलनों राष्ट्रीय जागृति लाने के लिए, राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए उनके द्वारा क्या किया गया, पैदल यात्रा बस्तर के रास्ते से जाते हुए हैं। इस अधिवेशन से अस्पृश्यता निवारण को प्रोत्साहन किया गया। धमतरी में एक सार्वजनिक सभा में नथुजी जगताप एवं बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने इस दल को माला पहनाकर एवं तिलक लगाकर सम्मान एवं उत्साहवर्धन कर विदा किया था। तो देखिए नथुजी जगताप और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव द्वारा धमतरी से उन्हें माला पहनाकर तिलक लगाकर उत्साहवर्धन करते हुए जो है उनको विदा किया था। तो नथुजी जगताप और छोटेलाल श्रीवास्तव जो है जाने वाले सदस्य में शामिल नहीं थे, ये जो है उनके सम्मान करके उन्हें भेजा गया जाने वाले सदस्यों में थे। चलिए अब अगला देखिए, दुर्ग जिला राजनीतिक परिषद का अधिवेशन। तो दुर्ग जिले में होगा राजनीतिक परिषद। तो यह 16 मार्च 1924 को हुआ। पंडित सुंदरलाल शर्मा की अध्यक्षता में, साथ ही विशेष सहयोगी के रूप में घनश्याम से गुप्त का नाम मिलता है। तो इसे याद रखें, दुर्ग जिला राजनीतिक परिषद अधिवेशन 16 मार्च 1924 पंडित सुंदरलाल शर्मा की अध्यक्षता में। अब देखिए 1924 में एक क्रांतिकारी घटना घटित होगा रायपुर में। तो दुर्ग के शेख मुंजिमुद्दीन नामक युवक ने रायपुर कचहरी प्रांगण में जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर काली पोत दी थी। तो शेख मुंजिमुद्दीन के द्वारा जो है क्या किया गया था, राज पंचम की मूर्ति पर काली पोत दिया जाता था। तो देखिए ये कहाँ के निवासी हैं, दुर्ग के हैं, और यह जो क्रांतिकारी घटना हुआ था वो रायपुर के कचहरी प्रांगण में हुआ था। तो दोनों अलग अलग चीजें याद रखना है। तो इनका नाम आपको याद रखना है और इनके द्वारा क्या कार्य किया गया था, कब, 1924 की ये क्रांतिकारी घटना कहलाता है। और देखिए 1924 में एक और घटना देखने को मिलेगा, सांप्रदायिक दंगों का छत्तीसगढ़ में प्रभाव। तो 3 अक्टूबर 1924 को एक सांप्रदायिक दंगा होगा धमतरी में। तो धमतरी में मस्जिद के सामने बाजा बजाने के कारण हिंदुओं और मुसलमानों में झड़प हो गई थी। इस झड़प को सुंदरलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में दोनों पक्षों में समझौता किया गया था। तो मस्जिद के सामने जो है बाजा बजाने के कारण हिंदू और मुस्लिमों में क्या हुआ था, झड़प। तो यह धमतरी की घटना है, इसका समझौता सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा कराया गया था। तो 3 अक्टूबर 1924 की घटना है। अब देखिए 1924 में एक महत्वपूर्ण घटना घटता है, खिलाफत आंदोलन होता है 1924 में ही। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर खिलाफत आंदोलन होता है, उसका रायपुर में प्रांतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो देखिए रायपुर में प्रांतीय खिलाफत सम्मेलन 18 नवंबर 1924 को, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना शौकत अली। रायपुर में प्रांतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में दोनों संप्रदायों के लगभग 2000 लोगों ने भाग लिया था। 1924 में चरखा संघ स्थापित किया जाता है मुंगेली में, गजाधर साव द्वारा चरखा संघ। खादी प्रचार हेतु स्थानीय स्तर पर संघ का निर्माण कर स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। चरखा संघ 1924 मुंगेली, गजाधर साव याद रखना है। अगला, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का अछूत उद्धार कार्यक्रम। तो ये अछूत उद्धार कार्यक्रम कब चलेगा, देखिए तो इसके लिए इनके द्वारा अलग अलग जो है कार्य किए जाते हैं। सबसे पहले जनेऊ कार्यक्रम 1918 में।
तो सुंदरलाल शर्मा द्वारा 1918 में जनेऊ कार्यक्रम किया गया। मुंगेली जिले में इसके सहयोगी में छवि राम चौबे, ठाकुर प्यारेलाल और घनश्याम सिंह गुप्त थे। इस आंदोलन में छवि और चौबे ने अस्पृश्यता के विरोध में 21 दिनों का उपवास रखा था। तो इसे हम 1918 की प्रमुख घटनाओं में पढ़े भी थे इसे। तो 21 दिन के उपवास को रखते हैं छवि राम चौबे। जनेऊ कार्यक्रम 1918 कहाँ, मुंगेली में सुंदरलाल शर्मा जी के नेतृत्व में। अब देखिए बेलगांव अधिवेशन 1924। तो बेलगांव अधिवेशन होता है 1924। तो यह एक मात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा किया गया रहता है। इसके प्रमुख लक्ष्य में खादी प्रचार, हिंदू मुस्लिम एकता एवं अछूत उद्धार कार्यक्रम था। तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन से ही इन्हें सुंदरलाल शर्मा जी को जो है क्या मिलता है, यहाँ से प्रेरणा मिलता है किसके लिए, अछूत उद्धार कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में चलाने हेतु। तो यहाँ शामिल नेता में सुंदरलाल शर्मा थे, महंत लक्ष्मी नारायण थे, नथुजी जगताप। गांधी जी मार्च 1925 में ट्रावणकोट के वायकाम गांव के से प्रसिद्ध मंदिर में अछूत उद्धार कार्यक्रम किए थे। तो उनके द्वारा जो है ट्रावणकोट गया था, जो कि वर्तमान केरल है, वहाँ के वायकोम नामक गांव से जो है अछूत उद्धार कार्यक्रम चलाया गया था। उससे पहले जो है यहाँ देखने को मिलेगा, उसके बाद जो है अछूत उद्धार कार्यक्रम 1925 में छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा कराया जाएगा। तो 1925 का 23 नवंबर 1925 को राजिम में पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में अछूत उद्धार कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें इनके सहयोगी घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर प्यारेलाल, वामन राव लाखे एवं नारायण राव मेघावले थे। इसी समय एक आश्रम बनता है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत समाज सुधार के लिए रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की जाती है। तो सतनामी आश्रम भी अछूत उद्धार कार्यक्रम 1925 के तहत ही बनाया जाता है। इसमें घटना क्या होता है देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अछूत उद्धार के उद्देश्य से मंदिर प्रवेश की योजना रखी थी, जिसके तहत राजी लोचन मंदिर को निर्धारित किया गया। किंतु इस मंदिर में प्रवेश कराने के समय बंदूकधारी पुलिस व कट्टर सतनामी हिंदुओं की उपस्थिति को देखते हुए कट्टर सनातनी हिंदुओं की उपस्थिति को देखते हुए उन्होंने राजी लोचन मंदिर के स्थान पर राम मंदिर में प्रवेश कराया। इस कार्य हेतु गांधी जी ने अपने द्वितीय आगमन के दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा को गुरु जी की उपाधि दी थी। तो अपने गुरु मानते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा को, क्योंकि उनसे पहले, गांधी जी से पहले जो है अछूत उद्धार कार्यक्रम को सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा जो है छत्तीसगढ़ में प्रारंभ कर दिया गया था। तो देखिए घटना आपको समझ आ गया होगा कि पहले राजी लोचन मंदिर में प्रवेश कराने की योजना बनाया जाता है, परंतु वहां बंदूकधारी पुलिस और जो है कट्टर सनातनी हिंदू बहुत भीड़ में जमा हो जाते हैं वहां, जिससे यहाँ क्या बोलते हैं सांप्रदायिक या किसी प्रकार की झड़प ना हो, उसके मद्देनजर रखते हुए सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा उसी मंदिर के सामने एक और मंदिर है, रामचंद्र जी का मंदिर है, वहां प्रवेश कराया जाता है। तो ये जो है इससे अछूत उद्धार कार्यक्रम पंडित सुंदरलाल शर्मा सफल रूप से करते हैं। तो इसी को देख के जब गांधी जी द्वितीय बार आएंगे छत्तीसगढ़, तब जो है उन्होंने सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु कहते हैं। देखिए विशेष तथ्य दिया गया है, बेलगांव अधिवेशन के पश्चात पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा 8 नवंबर 1925 को राजिम में अछूत उद्धार हिंदू महासभा का आयोजन किया गया। 1926 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में बालकृष्ण शिवराम मुंजे चयन हुए थे। तो देखिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा, इसके अध्यक्ष चुने गए थे बालकृष्ण शिवराम मुंजे। तो शिवराम मुंजे जो है 1926 में इसके अध्यक्ष चुने गए। इससे पूर्व पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने अछूत उद्धार कार्यक्रम प्रथम प्रयास 1920 में रायपुर की पुरानी बस्ती के बजरंग मंदिर में किया था। तो 1920 से ही जो है अछूत उद्धार कार्यक्रम जो है इनके द्वारा प्रारंभ करने की कोशिश किया गया सुंदरलाल जी द्वारा। ठीक, तो ये हमें याद रखना है सुंदरलाल शर्मा और उनके अछूत उद्धार कार्यक्रम के संबंध में। चलिए अब उसके बाद जो है स्वतंत्र दल देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में ई राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में एक नए दल की स्थापना किया जाता है, जिसका नाम है स्वतंत्र दल। तो स्वतंत्र दल 1925 में डॉक्टर ई राघवेंद्र राव इनके द्वारा जो है गठित किया जाता है, ई राघवेंद्र राव द्वारा 1925 में। इसके अन्य सदस्य में रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर छेदीलाल शामिल होते हैं। इसका कारण क्या है, 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के पश्चात छत्तीसगढ़ में स्वराज दल में फूट पड़ गई, परिणाम स्वरूप स्वराज दल बिखर गया। तो देखिए 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु होती है, उसके बाद भारतीय स्तर पर भी स्वराज दल जो है उसमें फूट पड़ जाता है और बिखरने लगता है। उसी का जो है प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखने मिलेगा, यहाँ भी स्वराज दल में फूट पड़ जाती है। उसी के परिणाम स्वरूप स्वराज दल के स्थान पर एक नया दल स्वतंत्र दल के गठन किया जाता है ई राघवेंद्र राव द्वारा। अब इनका परिणाम क्या निकलेगा, 1926 के निर्वाचन में इस दल ने राव साहब और बैरिस्टर छेदीलाल विजयी रहते हैं। तो राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल इस दल से लड़ते हैं।
स्वतंत्र दल से, और ये दोनों जो है विजयी होते हैं। 1926 के मध्य प्रांत सरकार में राव साहब शिक्षा मंत्री बनते हैं। तो राव साहब अर्थात ई राघवेंद्र राव जो है 1926 के मध्य प्रांत की सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हैं। देखिए 1927 में ई राघवेंद्र राव द्वारा शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। जब साइमन कमीशन आया था तो उसका विरोध करते समय वे शिक्षा मंत्री के पद पे थे। 12 जनवरी को पुनः गवर्नर ने राघवेंद्र राव को मंत्रिमंडल बनाने का आमंत्रण, फिर जो है वहां के मध्य प्रांत की सरकार है उनमें फूट पड़ता है, सरकार बिखर जाता है। तो जो है वहां के गवर्नर थे, मध्य प्रांत के गवर्नर द्वारा ई राघवेंद्र राव को आमंत्रित किया जाता है मंत्रिमंडल बनाने के लिए, जिसके फलस्वरूप फरवरी 1927 को ई राघवेंद्र राव मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के रूप में तथा रामराव देशमुख स्थानीय शासन मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करते हैं। तो इसे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फरवरी 1927 में ई राघवेंद्र राव मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के रूप में पद ग्रहण करेंगे, और रामराव देशमुख ये जो है क्या स्थानीय शासन मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। तो देखिए राव साहब भी यहाँ एक बार मुख्यमंत्री बनते हैं मध्य प्रांत के। कालांतर में मतभेद हो जाने पर राव साहब ने अल्पमत सरकार को गिरा दिया और पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो फिर बाद में फिर से शामिल हो जाते हैं कांग्रेस में। तो स्वतंत्र दल एक के प्रमुख के रूप में एक बार राघवेंद्र राव जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रांत के। तो इतना आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए 2022 में इसे पूछा भी गया था। अगला देखिए रायपुर जिला परिषद का संघर्ष। तो 1927 से 1937 ईस्वी तक रायपुर जिला परिषद का संघर्ष देखा जाएगा। इसमें जो है बार बार संघर्ष देखने को मिलेगा रविशंकर शुक्ल जी का। तो इसमें घटना, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आरंभ से ही राष्ट्रवादी भावना से कार्य करते रहे, परिणाम स्वरूप ब्रिटिश काउंसिल ने इसकी समय समय पर टकराव होती रहा। 1927 से 1930 तक पंडित रविशंकर शुक्ल काउंसिल के अध्यक्ष थे। तो रविशंकर शुक्ल जो है 27 से 30 तक अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा था और वे जेल से ही काउंसिल का चुनाव लड़े थे और विजय भी हुए थे। देखिए सुंदरलाल शर्मा जी ऊपर पंडित रविशंकर शुक्ल ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वे इस संस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को शासन विरोधी कार्य में लगाते थे और वे विभिन्न धरनों एवं आंदोलन में भाग लिया करते थे। काउंसिल द्वारा संचालित स्कूल में झंडा वंदन होता था। काउंसिल में निरीक्षक की नियुक्ति कर प्रशासन के विरोध पर उन्होंने शासन का नाम व्यापम शिक्षक रख दिया था। तो देखिए काउंसिल के निरीक्षण के लिए एक शासन नियुक्त किया गया था, उसका जो है विरोध कर रहे थे सरकार, अंग्रेज सरकार। इसके लिए उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया जाता है, व्यापम शिक्षक रख दिया जाता है, व्यायाम शिक्षक रख दिया जाता है। अब इसका परिणाम क्या निकलेगा, देखिए इस राष्ट्रवाद काउंसिल की इन राष्ट्रवादी गतिविधियों से छिड़कर 26 अप्रैल 1930 को, तो इससे चिढ़ जाते हैं और 26 अप्रैल 1930 को ब्रिटिशों ने इस काउंसिल को भंग कर दिया। तो इस तिथि को याद रखना, इस यहाँ का एक एक तिथि जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 26 अप्रैल 1930 को पहली बार जो है इस काउंसिल को भंग कर दिया जाएगा। फिर पुनः चुनाव कराया जाएगा जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल जेल से ही पुनः अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो इस समय जो है वे जेल में रहते हैं 1930 में, और वहां से चुनाव लड़के हुए जो है विजयी हो जाते हैं। देखिए शासन द्वारा अंततः 11 नवंबर 1930 को जिला काउंसिल को 3 वर्ष के लिए भंग कर दिया जाता है। क्योंकि रविशंकर शुक्ल जेल में होते हुए भी चुनाव जीत गए, इस कारण जो है इस काउंसिल को परमानेंट रूप से क्या करते हैं, 3 वर्ष के लिए भंग करते हैं 11 नवंबर 1930 को। रायपुर जिला परिषद को 12 जून 1930 को भंग किया जाता है। तो इसे जो है पूरी तरह से भंग कब किया गया, 12 जून 1930 को। तो ये आयोग द्वारा लिया गया उत्तर है 12 जून 1930। रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 1930 से 34 तक स्थगित रहा था, 30 से 34 तक स्थगित रहेगा। शासन के पुनः 8 मार्च 1934 को शासन प्रबंध शुक्ल जी को सौंप दिया गया। तो ये 3 वर्षों तक के बंद रहता है, 30 से 34 तक के। फिर 8 मार्च 1934 को सभी प्रबंधन जो है शुक्ल जी को सौंप दिया जाता है। रायपुर जिला परिषद द्वारा 1935 में एक मासिक पत्रिका उत्थान प्रकाशन किया जाता है। तो इसी के बाद जो है 1935 में मासिक पत्रिका उत्थान का प्रकाशन किया जाता है। देखिए प्रमुख व्यायाम शिक्षक के रूप में खूबचंद बघेल थे। तो एक व्यायाम शिक्षक जो चुने गए थे उस समिति के प्रमुख के रूप में खूबचंद बघेल जी का नाम प्राप्त होता है। तो इनके माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, यह जो है समिति शिक्षकों के माध्यम से जो स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनमें जो है राष्ट्रवादी भावना जागृत कर रहे थे। तो उन्हीं की जो समूह था उन्हें व्यायाम शिक्षक का नाम दिया गया था। तो उसमें प्रमुख भूमिका खूबचंद बघेल भी ने निभाया था।
चलिए अब अगला देखिए यूथ लीग का गठन। तो 1928 में यूथ लीग का गठन होता है। यह रायपुर में स्थापित किया जाता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन में युवकों की सहभागी सुनिश्चित करना होता है। इसके नेतृत्व में ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ और यति यतन लाल जैन थे। तो यूथ लीग याद रखेंगे 1928 में। छत्तीसगढ़ में साइमन कमीशन का विरोध। तो साइमन कमीशन 1928 में जो है भारत आता है, तो उसका फिर साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। तो उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में है देखिए। मध्य प्रांत विधान परिषद में बृजलाल नारायणी ने साइमन कमीशन विरोध का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसके समर्थन में समर्थक थे छत्तीसगढ़ के घनश्याम सिंह गुप्त, महंत लक्ष्मी नारायण दास, और यहाँ से विरोधी थे ठाकुर छेदीलाल प्यारेलाल सिंह ने सभाओं के माध्यम से इस कमीशन का विरोध किया था। तो इस कमीशन का समर्थन घनश्याम सिंह गुप्त और महंत लक्ष्मी नारायण दास ने किया था, और विरोध में छेदीलाल प्यारेलाल सिंह इनके द्वारा जो है विरोध किया गया था। अब प्रबंधित साहित्य का पठन। छत्तीसगढ़ में एक प्रतिबंधित साहित्य का पठन किया गया। देखिए पुस्तक का नाम है भारत में अंग्रेजी राज। इसके लेखक है तपस्वी राय बहादुर सुंदरलाल। तो ये उत्तर प्रदेश के निवासी है राय बहादुर सुंदरलाल। इनके द्वारा भारत में अंग्रेजी राज लिखा गया था, जिसे जो है क्या कर दिया गया था, प्रतिबंधित साहित्य घोषित कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। इसका प्रकाशन 18 मार्च 1929 को हुआ था। स्थान खतौली, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। यह राय बहादुर सुंदरलाल यहीं के निवासी से, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के। इसे जब्ती 22 मार्च को 2000 पुस्तकों में से 300 पुस्तकें जब्त कर लिए गए थे। तो 18 मार्च को यह बनता है, 18 मार्च 1929 को प्रकाशन होता है, और जस्ट दिन बाद जो है 22 मार्च को इसके 2000 पुस्तकों में से 300 पुस्तकों को जब्त कर लिया जाता है। इस पुस्तक का वर्णन जो है गांधी जी द्वारा यंग इंडिया पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, गांधी जी के यंग इंडिया पत्रिका में। देखिए अब इसके पाठन के लिए जो है प्रतिबंध किया गया था। तो इसी को प्रतिबंध होने के कारण ही इसके विरोध के लिए इसे प्रतिबंध इसीलिए किया गया था कि इसमें जो है राष्ट्रीय भावना जागृत करने और लोगों को जो है अंग्रेजी राज के विरुद्ध भड़काने का ही शब्द प्रयोग किए गए थे। इसी कारण जो है इसका क्या किया गया था, प्रतिबंध किया गया था। तो इसे जो है प्रतिबंध होने के बाद अलग अलग शहरों में इसका पाठन करने का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। देखिए सबसे पहले देखिए जबलपुर के टाउन हॉल में। तो जबलपुर के टाउन हॉल में 30 अप्रैल 1930 को पठन का कार्य किया जाता है। सेठ गोविंद दास, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी और पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा। कार्यवाही सभी को बंदी बना लिया जाता है। तो अंग्रेजों को पता चलते ही वे सभी जो है उनको बंदी बना लेते हैं। रविशंकर शुक्ल को जबलपुर से बालाघाट जाते समय रास्ते में बंदी बना लिया जाता है। तो उन्हें वहां पास बंदी नहीं बना पाते, तो जबलपुर से बालाघाट जाने वाले रास्ते में उन्हें पकड़ लिया जाता है। देखिए यही पठन कार्यक्रम जो है मुंगेली में भी आयोजित किया जाता है। गोल बाजार में कांति कुमार भारती ने इस पुस्तक का पाठन किया, जिसके कारण उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वही भाटापारा में भी देखिए मुंशी इस्माइल खां और कौशलेंद्र दास ने चांद का फांसी अंक पुस्तक का पाठन किया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये प्रतिबंधित पुस्तकों का पाठन के परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया छत्तीसगढ़ के सेनानियों को। तो यहाँ तक कि हम इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। फिर आगे दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है भारतीय स्तर पे 2 चरणों में होगा। उन्हीं का प्रभाव जो है हम छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे। तो पहले 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होगा, उसके बाद फिर यह जो है 31 तक चलेगा, और 1932 में इसका दूसरा चरण प्रारंभ होगा। ठीक, तो इन दोनों को हम जो है अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम इतना ही कंप्लीट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध हो जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।